हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हमारी पहली सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी है, वाटरफॉल मॉडल, उसके बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो कह रहा है ये एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें काम स्टेप बाय स्टेप होता है। तो देखो, जो वाटरफॉल मॉडल है ये एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। ट्रेडिशनल का यहाँ पे क्या मतलब है कि सबसे पुरानी, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट इतना नहीं था उस टाइम में ये मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें हम काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी कि काम स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास फेजेस होते हैं इसमें, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबसे पहले हम जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो गैदर करते हैं यूज़र की, फिर हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर को कोड करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। जो हमारे पास 6 फेज़ होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। यानी कि जब तक एक फ़ेज़ कंप्लीट नहीं होता हम दूसरे पे नहीं जा सकते। और अगर हम दूसरे पे आ गए, यानी एक फ़ेज़ कंप्लीट करके हम दूसरे फ़ेज़ पे आ गए, तो हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। ये इस मॉडल में नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा है एक फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद ही अगला फ़ेज़ स्टार्ट होता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है ये एक लीनियर मॉडल है, जैसे कि पानी वाटरफॉल में नीचे गिरता है। तो यहाँ पे लीनियर मॉडल का मतलब है कि काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है यहाँ पे। यानी कि एक फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, है ना। ये तो एक लीनियर मॉडल है, जैसे कि पानी वाटरफॉल में नीचे गिरता है। अब इसका नाम वाटरफॉल मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि ये उसी चीज़ को रिजेंबल कर रहा है। जैसे पानी वाटरफॉल में नीचे गिरता है, अब जैसे जो पानी नीचे गिर गया वो पानी रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता ना। उसी तरह इस मॉडल में होता है कि भाई आप एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ पे आ गए तो आप उस फ़ेज़ पे वापस नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम आते हैं वाटरफॉल मॉडल के मेन स्टेप्स पर। तो यार हमारे पास बेसिकली 6 मेन फेजेस होते हैं या स्टेप्स होते हैं कह लो। तो वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास 6 मेन स्टेप्स हैं। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम कोडिंग भी बोलते हैं, चौथा है टेस्टिंग, पांचवा है डिप्लॉयमेंट और छठा है मेंटेनेंस। तो स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। तो ये हमारा पहला स्टेज होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है क्लाइंट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, जैसे कि क्या बनाना है, कैसे काम करेगा, एट्सेट्रा। तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फ़ेज़ होता है इसमें हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं कि यानी ये क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो एक सॉफ्टवेयर में चाह रहा है, क्या बनाना है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, कितने समय में कितने टाइम में हमें काम करना के देना है, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ़ेज़ में होती हैं। नीचे हमने एक एग्जांपल से भी समझाया है, जैसे कि एक हॉस्पिटल चाहता है कि एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। अब सपोज़ हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और एक हॉस्पिटल हमारा क्लाइंट है, वो चाह रहा है कि एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम उसको बना के दें। ठीक है, तो हम उस क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग समझेंगे कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली, कि मतलब जो उसका पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका लॉगिन पेज कैसा है होना चाहिए, उसमें जो अपॉइंटमेंट फॉर्म है, पेशेंट का डेटाबेस स्ट्रक्चर कितना बड़ा होना चाहिए, उसके पेशेंट्स के नंबर कितने हैं ताकि हमारी एल्गोरिथम ब्रेक ना हो। ये सब हम उससे पूछताछ करेंगे, हम उससे समझेंगे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन। तो यार सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट के बेस पर सिस्टम का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन डिसाइड किया जाता है, जैसे कि यूआई, डेटाबेस, एट्सेट्रा। तो बेसिकली हमने सबसे पहले फ़ेज़ में रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर ली। अब उस रिक्वायरमेंट के बेस पर हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मतलब सिस्टम का डिज़ाइन करेंगे। सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन जो है वो डिसाइड होता है इस स्टेज में। जैसे कि उसका यूआई कैसा होना चाहिए, फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, फ़ीचर्स कैसे हम डिज़ाइन करें, कहाँ क्या होना चाहिए उसमें, यानी उसमें लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए, अपॉइंटमेंट फॉर्म का कैसे काम करना चाहिए, पेशेंट का जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस फेज़ में डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज़, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे हम कोडिंग भी बोलते हैं।
अब भाई ये हमने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कर लिया सारा कुछ, अब उस डिज़ाइन के बेसिस पर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी उस सॉफ्टवेयर को कोड करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिज़ाइन किस हिसाब से एक्चुअल कोड लिखा जाता है। भाई अपन ने डिज़ाइन कर लिया कि लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए, सब कुछ बना लिया पेपर पे, लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए, अपॉइंटमेंट फॉर्म कैसा होना चाहिए, पेशेंट का डेटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद हम उसको एक्चुअली कोड करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, ठीक है। यानी हम VS कोड में जाएंगे और उस एक्चुअल को उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन नहीं कोड करेंगे, वेरी सॉरी। डिज़ाइन के हिसाब से एक्चुअल कोड लिखा जाता है। अब वो एक्चुअल कोड कैसे लिखा जाता है, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, उसका जो फ्रंट एंड पार्ट होगा वो HTML और CSS की मदद से लिखा जाता है। फ्रंट एंड पार्ट मतलब क्या, जो यूज़र्स को एक्चुअली स्क्रीन पे दिखता है, यानी जो उसका यूज़र इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लें, तो जो कैलकुलेटर में जो हमें डिजिट्स दिख रहे होते हैं, जो इक्वल टू का साइन होता है, जो कि हमें स्क्रीन दिख रही होती है, वो होता है फ्रंट एंड पार्ट, और वो डिज़ाइन किया जाता है HTML या CSS का यूज़ करके। और हमारा बैकएंड पार्ट होता है वो जावा या पाइथन में लिखा जाता है। बैकएंड क्या होता है, बैकएंड यानी उसकी फंक्शनैलिटी। जैसे कि हम कैलकुलेटर का अगेन एग्जांपल लें, तो अगर हम कैलकुलेटर में लिखते हैं 5+5, तो 5+5 जैसे ही हम इक्वल टू दबाते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो जो 10 कैसे आ रहा है, पीछे कैलकुलेशन हो रही है, तो जो पीछे का जो पार्ट होता है वो जावा या पाइथन में कोड किया जाता है। अब नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास, वो है टेस्टिंग। भाई हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है, अब हम उसको टेस्ट भी तो करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग फेज़ होता है वो होता है पूरा सिस्टम बनने के बाद एरर्स चेक किए जाते हैं। भाई पूरा सॉफ्टवेयर बन गया हमारा, कोड भी कर दिया, डिज़ाइन भी कर दिया, सब कर दिया। अब उसके बाद हम उसमें एरर्स चेक करते हैं, यानी कि कोई फंक्शनैलिटी ऐसी तो नहीं है जो कि ढंग से काम नहीं कर रही है, कोई बग्स तो नहीं है उसमें, है ना। ये सब हम चेक करते हैं, यानी उसको टेस्ट करते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे। या भाई अगर हम वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं जैसे, तो वेबसाइट में हम देखते हैं कि भाई अगर हम उसको डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो सही आ रहा है, वेबसाइट एडजस्ट कर ले रही है, लैग वैग तो नहीं आ रहा। उसी तरह हम सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करते हैं अलग अलग फ़ोन्स में, टैबलेट्स में, एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया टेस्टिंग फेज़। अब पांचवा है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। भाई हमने टेस्ट कर लिया, हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट जब कर लिया, तो टेस्ट करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को लाइव कर देते हैं, यानी कि हम उससे हमारा कंट्रोल छोड़ के उसको क्लाइंट के हवाले कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो जो एंड्रॉयड ऐप साथ डेवलप करने के बाद, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप उसको लाइव कैसे करते हो, आप उसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर दोगे, प्ले स्टोर पे अपलोड कर दोगे। सेम वे अगर आप कोई ऐप आईफोन के लिए ऐप बना रहे हो, iOS के ऐप बना रहे हो, तो आप उसको ऐप स्टोर पर लाइव कर दोगे। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट फेज़। यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल के स्टाफ को एक्सेस दे दिया जाता है सिस्टम पर। अगर हम हमारे हॉस्पिटल वाले एग्जांपल को कंसिडर करें, तो जो हमारा हॉस्पिटल का जो सिस्टम पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम था, वो हम फाइनली क्या करेंगे, हॉस्पिटल के स्टाफ को उसका एक्सेस दे देंगे। तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट उस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट के बाद आता है मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हम उसके फ्यूचर अपडेट्स दे रहे हैं, हम उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी है तो उस अपडेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, है ना, नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसमें, उसके नए नए वर्जन्स निकाल रहे हैं, अपडेट निकाल रहे हैं। तो ये हो गया मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसका एक फ़ाइनल एग्जांपल है मेंटेनेंस फेज़ का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप एक मोबाइल ऐप बनवाना चाह रहे हो जिसमें स्टूडेंट ऑनलाइन होमवर्क देख सकें, है ना। हम एक ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप करवाना है जिसमें कि स्टूडेंट ऑनलाइन होमवर्क देख सकें। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन डेवलपर को सारी रिक्वायरमेंट्स देंगे, है ना। फिर अगला स्टेप क्या होगा, वो पूरा डिज़ाइन बनाएगा, यानी कि जो ऐप है वो कैसा दिखेगा, क्या फीचर्स होंगे। फिर उसका कोडिंग पार्ट आता है, यानी फिर वो उसकी कोडिंग करेगा, फिर उस ऐप को टेस्ट करेगा, है ना। फिर ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड करेगा या उसको डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। बाद में अगर कोई भी यानी कुछ भी बग्स आते हैं या फीचर ऐड करवाना हो तो वो मेंटेनेंस फेज़ होता है। तो ये हो गया पूरा समरी वाटरफॉल मॉडल का।
वाटरफॉल मॉडल का यूज़ अपन कब करते हैं? जब रिक्वायरमेंट्स अपनी फिक्स हो और प्रोजेक्ट प्रिडिक्टेबल हो, यानी कि जब प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो और जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स हो, यानी इतनी बदलती ना हो रिक्वायरमेंट्स कि जैसे मान लो अपन ने शुरुआती फ़ेज़ में जब रिक्वायरमेंट्स अपन गैदर करवा रहे थे तब क्लाइंट ने अपने को कुछ और बोला, और उसके बाद जब अपन जैसे मान लो इम्प्लीमेंटेशन वाले फ़ेज़ में आ गए तब वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दो। तो उसमें ये चीज़ें अगर हो तो उसमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल इन चीज़ों के लिए नहीं होता है। और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इन टाइप के ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते और सिंपलर होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वो काफ़ी सिंपल होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल। थैंक यू।